साल 1933। एक इंसान जिसके सीने पर इतने मेडल हैं कि उनकी यूनिफॉर्म पर उन्हें टांगने की जगह कम पड़ जाए। यूएस मरीन कॉर्प्स के इतिहास के सबसे सम्मानित अधिकारी, दो मेडल ऑफ ऑनर से नवाजे गए एक दिग्गज। उन्होंने 33 साल तक दुनिया के अलग अलग कोनों में मिलिट्री ऑपरेशंस को लीड किया। क्यूबा, फिलीपींस, चीन, हैती, मेक्सिको और निकारागुआ। जहां भी वॉशिंगटन से आदेश आया वे गए। उन्होंने बिना सवाल किए आदेश माने। उन्होंने अपने युवा साथियों को विदेशी मिट्टी पर दम तोड़ते देखा और फिर अपनी वर्दी उतारने के बाद वे एक मंच पर खड़े होते हैं। वे माइक पकड़ते हैं, गहरी सांस लेते हैं और एक बात बोलते हैं जिसने पूरे अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट को सन्न कर दिया। उन्होंने कहा, मैंने 3 दशक तक वॉल स्ट्रीट और बैंकर्स के लिए एक हाई क्लास मुसलमान का काम किया। आसान शब्दों में कहूं तो मैं कैपिटलिज्म के लिए एक गुंडा था। एक सेलिब्रेटेड जनरल का ये कबूलनामा कोई आम भाषण नहीं था। ये एक ऐसे इंसान का पश्चाताप था जिसने उस मशीन के अंदर रहकर काम किया था जो इंसान के खून को मुनाफे में बदलती है। और इतिहास के इसी झकझोर देने वाले पन्ने के साथ स्वागत है आप सभी का। आज हम जिस किताब की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं उसका नाम है वॉर इज़ अ रैकेट और इसके लेखक हैं वही मरीन जनरल मेजर जनरल स्मेडली डार्लिंगटन बटलर। आज का ये लेक्चर कोई आम मिलिट्री हिस्ट्री की क्लास नहीं है। हम यहाँ हथियारों के कैलिबर या युद्ध की रणनीतियों पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस बैलेंस शीट की जो जंग के मैदान से मीलों दूर सुरक्षित और बंद कमरों में तैयार होती है। स्मेडली बटलर ने 1935 में यह किताब लिखी थी। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। अमेरिका महामंदी की चपेट में था। लाखों बेरोजगार वेटरन सड़कों पर थे और ऐसे माहौल में बटलर ने एक छोटी सी लेकिन बेहद प्रभावशाली किताब पब्लिश की। उन्होंने कोई भारी भरकम एकेडमिक थ्योरी नहीं दी। उन्होंने सीधा हिसाब रखा। उन्होंने बताया कि कैसे कुछ गिने चुने लोग युद्ध के नाम पर अपनी तिजोरियां भरते हैं और उसकी कीमत चुकाता है आम आदमी। वॉर इज़ अ रैकेट। बटलर ने अपनी किताब का टाइटल बहुत सोच समझ कर चुना। एक रैकेट क्या होता है? रैकेट कोई नॉर्मल व्यापार नहीं है। यह एक ऐसा काम है जो बाहर से देखने वालों को कुछ और लगता है, लेकिन अंदर बैठे कुछ गिने चुने लोगों के लिए वह सिर्फ एक लूट का जरिया होता है। बटलर ने साफ किया कि युद्ध भी ठीक ऐसा ही है। यह मेजॉरिटी लोगों की कीमत पर कुछ चुनिंदा लोगों के फायदे के लिए लड़ा जाता है। जब आप इस किताब के पन्ने पलटते हैं तो आप महसूस करते हैं कि बटलर कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। वे कोई पॉलिटिशियन नहीं थे, वे एक सिपाही थे और उन्होंने उसी तरह लिखा भी है, सीधे, सटीक, बिना किसी लाग लपेट के। किताब की शुरुआत में ही वे एक बहुत कड़वा सच सामने रखते हैं। वे समझाते हैं कि युद्ध में जो मुनाफा होता है उसे डॉलर और सेंट्स में गिना जाता है, लेकिन जो नुकसान होता है उसे कटी हुई लाशों, टूटे हुए दिमागों और तबाह हुए परिवारों में गिना जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि युद्ध देशभक्ति के लिए लड़े जाते हैं, हमारे देशों की सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, लेकिन बटलर ने हमें एक अलग नज़रिया दिया। उन्होंने हमें युद्ध की इकोनॉमिक्स समझाई। उन्होंने दिखाया कि जब कोई देश युद्ध में जाता है तो असल में पर्दे के पीछे कौन सी मशीनरी काम कर रही होती है। सोचिए, जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो क्या हुआ। बटलर ने उसके बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े दिए हैं। उन्होंने बताया कि विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में कम से कम 21,000 नए करोड़पति और अरबपति पैदा हुए। ये वो लोग नहीं थे जो यूरोप की खाइयों में गोलियां चला रहे थे या गैस के हमलों का सामना कर रहे थे। ये वे लोग थे जो घर बैठे मांस, जूते, स्टील और बारूद सप्लाई कर रहे थे। एक तरफ खाइयों में बैठा एक 19 साल का लड़का मस्टर्ड गैस से अपने फेफड़े खांस कर बाहर निकाल रहा है और दूसरी तरफ एक कंपनी का मालिक शैंपेन की बोतल खोल रहा है। उदाहरण के लिए ड्यूपॉन्ट कंपनी को ही ले लीजिए। बटलर ने अपने आंकड़ों के जरिए बताया कि युद्ध से पहले इस कंपनी का एवरेज प्रॉफिट करीब $60 लाख था, लेकिन युद्ध के दौरान
उनका मुनाफा बढ़कर 5 करोड़ 80 लाख डॉलर हो गया। ये 1000% से ज़्यादा की छलांग थी। कैसे? क्योंकि हर गोली जो फायर हो रही थी, हर बम जो गिर रहा था, वह किसी की मौत का पैगाम तो था ही, साथ ही इन कंपनियों के लिए मुनाफे की रसीद भी था। बटलर ने सिर्फ हथियारों की बात नहीं की, उन्होंने जूतों का उदाहरण दिया। लेदर कंपनियों ने सरकार को लाखों ऐसे जूते बेचे जो कभी पहने ही नहीं गए। उन्होंने युद्ध के नाम पर ऐसी चीज़ें बेची जिनका वहाँ कोई मतलब ही नहीं था, जैसे मच्छरदानी। सैनिकों को यूरोप के ऐसे इलाकों में भेजा गया जहाँ मच्छर थे ही नहीं, लेकिन कंपनियों ने लाखों मच्छरदानियाँ बेचकर अपना मुनाफा कमा लिया। युद्ध के खत्म होने के बाद वो सारा सामान सड़ता रहा, लेकिन चेक कैश हो चुके थे। ये कोई कोरी बयानबाजी नहीं थी, बटलर ने खुद इस सिस्टम को जिया था। जब वे निकारागुआ गए तो वे जानते थे कि वे वहाँ किसी लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं गए हैं। उन्होंने वहाँ ब्राउन ब्रदर्स नाम के बैंकिंग हाउस के लिए काम किया। जब वे डोमिनिकन रिपब्लिक गए तो उन्होंने शुगर कंपनियों के हितों की रक्षा की। जब वे चीन में थे तो उनका मिशन ये सुनिश्चित करना था कि स्टैंडर्ड ऑयल अपना काम बिना किसी परेशानी के कर सके। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक सैनिक के रूप में बिताई और अंत में उन्हें एहसास हुआ कि वे एक कॉरपोरेट कलेक्शन एजेंट थे। और यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। ये किसी वामपंथी विचारक या सिविलियन एक्टिविस्ट द्वारा लिखी गई किताब नहीं है। ये एक ऐसे इंसान ने लिखी है जिसके पास सेना का सबसे ऊंचा मेडल था। एक ऐसा इंसान जिसे देशभक्ति पर कोई लेक्चर नहीं दे सकता था। जब बटलर ने ये किताब लिखी तो उनका मकसद सिर्फ शिकायत करना नहीं था, वे एक अलर्ट जारी कर रहे थे। वे देख रहे थे कि दुनिया फिर से एक नए युद्ध की तरफ बढ़ रही है। यूरोप में फांसीवाद सर उठा रहा था और बटलर को डर था कि अमेरिका के वही मुनाफिखोर, वही बैंकर और वही कॉरपोरेशंस एक बार फिर देश के युवाओं को बलि के बकरे की तरह इस्तेमाल करेंगे। वे कहते हैं कि युद्ध में 3 लोग शामिल होते हैं। 1 जो युद्ध का फैसला लेते हैं, 2 जो उस युद्ध से पैसा बनाते हैं, और 3 जो उस युद्ध को लड़ते हैं। और इन तीनों के बीच कोई तालमेल नहीं है। जो फैसला करते हैं वे सुरक्षित अपने महलों में बैठे होते हैं। जो पैसा बनाते हैं वे अपने गोल्फ क्लबों में सिगार पी रहे होते हैं, और जो लड़ते हैं वे सिर्फ मिट्टी में दफन होते हैं। बटलर ने बहुत ही मार्मिक तरीके से उन सैनिकों की बात की है जो युद्ध से वापस लौटते हैं। उन्होंने उन वेटरन्स अस्पतालों का जिक्र किया जहां युवा लड़के जो कभी पूरी तरह स्वस्थ और एनर्जी से भरे हुए थे, अब बिना हाथ पैर के, बिना आँखों के या पूरी तरह से मानसिक रूप से टूट कर पड़े हुए थे। उन्होंने एक तीखा सवाल उठाया कि क्या उन 21,000 नए करोड़पतियों में से किसी ने भी इन अस्पतालों का दौरा किया? क्या उन्होंने उस कीमत को करीब से देखा जो उनके मुनाफे के लिए चुकाई गई? ये वह सवाल है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1935 में था। आज भी जब हम दुनिया के अलग अलग हिस्सों में युद्ध के बादल देखते हैं तो हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि पर्दे के पीछे कौन है? इस तबाही से किसको फायदा हो रहा है? कौन है जो हथियारों के नए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है? बटलर की यह किताब हमें भीतर तक अनकंफर्टेबल करती है। यह हमारी उन मान्यताओं को तोड़ती है जो हमें बचपन से किताबों में सिखाई जाती है। हम झंडे और राष्ट्रगान के पीछे छुपे हुए उस काले सच को देखना नहीं चाहते, लेकिन बटलर ने उस सच को इतनी रोशनी में ला खड़ा किया है कि आप उससे नजरें नहीं चुरा सकते। तो अब सवाल ये उठता है कि यह पूरा रैकेट काम कैसे करता है? यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रातों रात या किसी अचानक हुए हादसे से शुरू हो जाती है। यह एक बहुत ही ठंडे दिमाग से तैयार की गई मशीन है। स्मेडली बटलर ने इस मशीन के पुर्जों को एक एक करके हमारे सामने खोला है। उन्होंने हमें बताया कि पहले विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सरकार ने असल में क्या क्या खरीदा। उन्होंने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स का जिक्र किया है जिन्हें सुनकर आप एक पल के लिए सुन्न रह जाएंगे। सोचिए, एक युद्ध जो यूरोप की खाइयों में लड़ा जा रहा है, जहां आर्टिलरी शेल गिर रहे हैं,
मशीन गन और टैंक का पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। वहाँ अमेरिकी सरकार ने घुड़सवार सेना के लिए सैडल्स यानी घोड़ों की जीनें खरीदी, एक या दो नहीं, लाखों की तादाद में। जबकि उस युद्ध में घोड़ों का कोई वास्तविक काम ही नहीं था। वे सैडल्स कभी अमेरिका के तटों से बाहर ही नहीं गए, वे बस गोदामों में रखे रखे सड़ते रहे। लेकिन जिस कंपनी ने वे सैडल्स बनाए थे, उन्होंने अपना पूरा पैसा लिया। उनका मुनाफा पूरी तरह से सुरक्षित था। बटलर ने टाइपराइटर बनाने वाली कंपनियों का उदाहरण दिया। युद्ध के नाम पर उन्होंने अपनी कीमतें सीधे आसमान पर पहुंचा दी। उन्होंने जूतों की बात की। ऐसे जूते बनाए गए जो असल में पहनने लायक ही नहीं थे, जिनके सोल कुछ ही हफ्तों में उखड़ जाते थे। वे कागज पर एक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट था, एक मुहर थी, और जनता का टैक्स का पैसा सीधे कुछ कॉरपोरेट खातों में ट्रांसफर हो रहा था। यह कोई प्रशासनिक गलती नहीं थी, यह कोई मिसमैनेजमेंट नहीं था, यह पूरी तरह से एक डिजाइन था, एक सोची समझी लूट थी जिसे देशभक्ति और राष्ट्रवाद के चमकीले कागज में लपेटकर जनता के सामने पेश किया जा रहा था। और इस लूट के पीछे मास्टरमाइंड कौन थे? बटलर बहुत साफ शब्दों में वॉल स्ट्रीट और अंतर्राष्ट्रीय बैंकर्स की तरफ इशारा करते हैं। जब यूरोप में युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिकी बैंकर्स ने मित्र राष्ट्रों यानी अलाइड पावर्स को करोड़ों डॉलर्स के लोन दिए। उन्होंने अपना अथाह पैसा वहां इन्वेस्ट किया। लेकिन जब 1917 आते आते यह लगने लगा कि शायद अलाइड पावर्स ये युद्ध हार जाएंगे, तो वॉल स्ट्रीट के बंद कमरों में पसीना छूटने लगा। अगर अलाइड पावर्स हार जाती तो बैंकरों का सारा पैसा डूब जाता, उनके करोड़ों डॉलर एक झटके में राख हो जाते। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वॉशिंगटन में अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया। उन्होंने प्रेस और मीडिया के जरिए रातों रात एक माहौल बनाया। उन्होंने ये नैरेटिव सेट किया कि अगर अमेरिका इस युद्ध में नहीं कूदा तो पूरी दुनिया से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, सभ्यता नष्ट हो जाएगी। बटलर हमें याद दिलाते हैं कि अमेरिकी सेना यूरोप के लोगों को बचाने नहीं गई थी। अमेरिकी सेना वॉल स्ट्रीट के बैंकरों के इन्वेस्टमेंट को बचाने गई थी। उन्होंने उन बैंकरों के डॉलर्स को सुरक्षित करने के लिए अपने युवाओं के खून की कीमत चुकाई। सरकार और इन बड़े फाइनेंसरों के बीच का यह जो गठजोड़ है, यही वो धुरी है जिस पर युद्ध का यह पूरा रैकेट घूमता है। जब एक देश की विदेश नीति उसके नागरिकों की वास्तविक सुरक्षा के बजाय कुछ बैंकरों की बैलेंस शीट से तय होने लगे, तो समझ लीजिए कि युद्ध अब सिर्फ एक बिजनेस ट्रांजैक्शन बन चुका है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी। आप एक आम नौजवान को, एक किसान के बेटे को या एक फैक्ट्री वर्कर को ये कैसे कहेंगे कि जाओ हजारों मील दूर किसी अनजान मिट्टी पर जाकर मरो, ताकि न्यूयॉर्क में बैठा एक बैंकर चैन की नींद सो सके? आप ये नंगा सच बोलकर उनके हाथों में बंदूक नहीं थमा सकते। और यहीं पर इस रैकेट का सबसे कड़वा हिस्सा सामने आता है, प्रोपेगेंडा, देशभक्ति का पूरी तरह से मैनिपुलेशन। बटलर ने बहुत ही गहराई से समझाया है कि कैसे युवाओं के दिमाग को तैयार किया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि यह एक पवित्र युद्ध है। उन्हें शानदार वर्दियां पहनाई जाती हैं, सड़कों पर मार्चिंग बैंड बजते हैं, चौराहों पर झंडे लहराए जाते हैं। उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता है कि वे भगवान और देश के लिए लड़ने जा रहे हैं। पॉलिटिशियंस और धर्मगुरु दोनों एक ही मंच से भाषण देते हैं। वे कहते हैं कि यह बुराई के खिलाफ अच्छाई की अंतिम लड़ाई है। एक 18 साल का लड़का जिसने शायद कभी अपना शहर भी नहीं छोड़ा होता, वह इस शोर में, इस कृत्रिम भावना में बह जाता है। वह मान लेता है कि अगर वह उस ट्रेन में नहीं बैठा जो उसे फ्रंट लाइन तक ले जाएगी, तो वह कायर है। उस युवा के अंदर जो मौत का एक स्वाभाविक डर होता है, उसे वीरता और शहादत के भारी भरकम शब्दों तले दबा दिया जाता है। बटलर कहते हैं कि हम उन्हें एक खूबसूरत भ्रम में पालते हैं, उनके सीने पर मेडल लगाने का वादा करते हैं और फिर उन्हें सीधे कत्ल खाने में धकेल देते हैं। और जब वे वहां पहुंचते हैं, फ्रांस या बेल्जियम की खाइयों में, तब वो सारा प्रोपेगेंडा, वो सारा मार्चिंग बैंड का शोर
अचानक से एक दम तोड़ देने वाली खामोशी में बदल जाता है। वहाँ सिर्फ घुटनों तक कीचड़ होता है। वहाँ इंसानी मांस खाने वाले चूहों की बदबू होती है। वहाँ हर पल हवा में उड़ते हुए छर्रों का साया होता है। जब एक नौजवान सैनिक मस्टर्ड गैस के धुएं के बीच अपने ही खून की उल्टियाँ करते हुए सांस लेने के लिए तड़प रहा होता है, तब उसे कोई वॉल स्ट्रीट का बैंकर बचाने नहीं आता, कोई नेता वहाँ भाषण देने नहीं आता। बटलर ने यह सब अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने उन सैनिकों की आंखों में वो खालीपन देखा था जो ये समझ चुके थे कि उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वे समझ चुके थे कि जिन महान आदर्शों के लिए उन्हें घर से विदा किया गया था वे असल में किसी कंपनी के मुनाफे के आंकड़े थे। वे मर रहे थे, उनके शरीर के अंग कट रहे थे, उनके दिमाग हमेशा के लिए शॉक में जा रहे थे। और ये सब क्यों? ताकि कोई लेदर कंपनी, कोई गन पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री अपना ईयर एंड डिविडेंड डिक्लेयर कर सके। और युद्ध खत्म होने के बाद जो बिल बच जाता है, जो आर्थिक और मानसिक कर्ज बच जाता है, वो कौन चुकाता है? वे वही सैनिक चुकाते हैं जो लौट कर आते हैं। पीढ़ियों तक आम जनता टैक्स के रूप में वह भारी भरकम बिल चुकाती है। युद्ध के बाद जब इकोनॉमी नीचे गिरती है तो महंगाई बढ़ती है। आम आदमी एक वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता है, लेकिन जिन कंपनियों ने युद्ध के दौरान करोड़ों कमाए वे अपने पैसे सरकारी टैक्स फ्री बॉन्ड्स में पहले ही सुरक्षित कर चुके होते हैं। मुनाफा पूरी तरह से प्राइवेट है, लेकिन नुकसान, तबाही और दर्द पूरी तरह से पब्लिक। तो इस पूरी व्यवस्था को, इस खूनी मशीनरी को रोका कैसे जाए? स्मेडली बटलर ने सिर्फ बीमारी का पर्दाफाश नहीं किया, उन्होंने इलाज भी बताया। और उनका इलाज कोई डिप्लोमेटिक समझौता या शांति वार्ता नहीं था। उनका इलाज बहुत सीधा और धारदार था। उन्होंने कहा कि अगर आपको इस रैकेट को तोड़ना है तो युद्ध से मुनाफा निचोड़ना बंद कर दीजिए। वे एक बहुत ही रैडिकल लेकिन पूरी तरह से तार्किक प्रस्ताव रखते हैं। वे कहते हैं कि जब युद्ध के बादल मंडराएं तो सबसे पहले युवाओं को खाइयों में मत भेजिए। सबसे पहले देश की पूंजी, देश की इंडस्ट्री को ड्राफ्ट कीजिए। कंस्क्रिप्शन यानी मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस सिर्फ इंसानों के लिए ही क्यों है? बटलर ने कहा कि जिस दिन किसी देश को युद्ध में उतरना हो उसी दिन देश की हर फैक्ट्री, हर बैंक, हर कॉरपोरेशन के मालिकों और अधिकारियों को उसी वेतन पर रखा जाए जो एक आम सैनिक को मिलता है, $30 महीना। सोचिए इस सिनारियो को। किसी बहुत बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी का प्रेसिडेंट या वॉल स्ट्रीट का कोई टॉप बैंकर महीने के $30 पर काम कर रहा है। उसे खाइयों में कीचड़ और खून के बीच बैठे उस नौजवान से 1 सेंट ज़्यादा नहीं मिलेगा। बटलर ने साफ कहा कि जिस दिन कॉरपोरेट बॉसेस को यह समझ आ जाएगा कि युद्ध से उनका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा, बल्कि उन्हें भी उसी आर्थिक स्तर पर आना पड़ेगा जिस पर एक आम सिपाही है, उस दिन युद्ध रातों रात खत्म हो जाएंगे। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी राजनेता फिर युद्ध का बिगुल नहीं बजाएगा, क्योंकि तब उसमें कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। मुमकिन है कि आप सोचें कि यह एक सैनिक का इम्प्रैक्टिकल आदर्शवाद है, लेकिन बटलर इसे पूरी गंभीरता से पेश करते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि युद्ध की घोषणा करने का अधिकार सिर्फ उन लोगों को होना चाहिए जो असल में लड़ने जाएंगे, जो अपना खून बहाएंगे। उन राजनेताओं या बैंकरों को नहीं जो सुरक्षित बंकरों में बैठे रहते हैं, जो वाशिंगटन या न्यूयॉर्क के आलीशान कमरों में बैठकर दुनिया के नक्शे पर लकीरें खींचते हैं, जो लोग युद्ध के मैदान में अपनी आंखें, अपने पैर, अपना दिमाग खोने का रिस्क उठाते हैं। सिर्फ उनके वोट से तय होना चाहिए कि देश युद्ध में जाएगा या नहीं। और इसके बाद बटलर अपनी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं। वे कहते हैं कि हमारी सेनाओं का काम सिर्फ और सिर्फ रक्षात्मक होना चाहिए, डिफेंसिव। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अमेरिकी सेना को अमेरिकी तटों से बाहर कदम रखने की अनुमति ही नहीं होनी चाहिए। अगर दुश्मन हमारे घर में घुसता है, हमारी ज़मीन पर आता है, तो हम अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे, लेकिन हम हज़ारों मील दूर
किसी और महाद्वीप पर, किसी और की मिट्टी पर जाकर गोलियां नहीं चलाएंगे। बटलर ने सुझाव दिया कि नौसेना के जहाज़ों को अपनी तट रेखा से 200 मील से ज़्यादा दूर जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। सेना के विमानों को देश की सीमाओं के पार बम गिराने के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए। जब सेना सिर्फ आत्मरक्षा के लिए काम करेगी तो विदेशी इन्वेस्टमेंट्स और कॉरपोरेट मुनाफे के लिए युद्ध लड़ना अपने आप नामुमकिन हो जाएगा। आप हैती या निकारागुआ में किसी शुगर कॉरपोरेशन या फ्रूट कंपनी की संपत्ति बचाने के लिए मरीन कॉर्प्स को नहीं भेज पाएंगे। सेना का काम देश के आम नागरिकों की रक्षा करना है, मुनाफाखोरों के ग्लोबल पोर्टफोलियो की नहीं। उन्होंने बहुत ही बेबाकी से कहा कि अगर यह नियम लागू हो जाए तो दुनिया में कोई भी युद्ध सिर्फ इसलिए नहीं लड़ा जाएगा क्योंकि किसी देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट की ज़रूरत है। उन्होंने उन तमाम संधियों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को भी खारिज कर दिया जो डिसआर्मामेंट या निशस्त्रीकरण के नाम पर नाटक करते हैं। उन्होंने कहा कि वे सम्मेलन सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि देश ये तय कर सकें कि अगली बार जब वे लड़ेंगे तो कौन से हथियार कानूनी होंगे और कौन से नहीं। यह हथियारों को रोकने की नहीं बल्कि उन्हें रेगुलेट करने की कवायद है। बटलर का विजन बहुत स्पष्ट था। वे जानते थे कि जब तक युद्ध में पैसा है तब तक युद्ध के लिए बहाने खोजे जाते रहेंगे। कभी लोकतंत्र के नाम पर, कभी राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, कभी किसी काल्पनिक खतरे के नाम पर। जब तक $30 महीने पर एक नौजवान को मरने के लिए भेजा जा सकता है और उसके खून से $30 लाख का मुनाफा कमाया जा सकता है, तब तक यह रैकेट यूं ही चलता रहेगा। तो अब हम उस सच की तरफ मुड़ते हैं जो इस पूरी किताब का सबसे भारी हिस्सा है। युद्ध खत्म हो जाता है, संधियों पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, अखबारों के हेडलाइंस बदल जाती हैं, राजनेता शांति के नोबेल पुरस्कार लेने के लिए लाइन में लग जाते हैं। लेकिन उन लड़कों का क्या होता है जो वापस लौटते हैं? स्मेडली बटलर ने इन वेटरन्स की जो तस्वीर खींची है वह आपको अंदर तक झकझोर देगी। वे उन अस्पतालों में गए, उन्होंने उन वार्ड्स में कदम रखा जहां अमेरिका के हीरो रखे गए थे। वहां कोई मार्चिंग बैंड नहीं बज रहा था, वहां कोई देशभक्ति के गीत नहीं गा रहा था, वहां सिर्फ सन्नाटा था और उस सन्नाटे में गूंजती हुई कराहें। आप सिर्फ सुनिए जो उन्होंने वहां देखा। 18 और 20 साल के नौजवान जिनके शरीर के हिस्से फ्रांस या बेल्जियम की मिट्टी में कहीं पीछे छूट गए थे। कुछ ऐसे थे जिनकी आंखें तो थी लेकिन उनमें कोई रोशनी नहीं थी। वे बस सफ़ेद दीवारों को घूरते रहते थे। उनके दिमाग शेल शॉक से इस कदर टूट चुके थे कि एक दरवाज़ा ज़ोर से बंद होने पर वे अपने बिस्तरों के नीचे छुपने लगते थे। वे कांपते थे। बटलर ने लिखा है कि समाज ने उन्हें एक इस्तेमाल हो चुके कचरे की तरह डंप कर दिया। जब तक वे ट्रेंच में बंदूक चला सकते थे वे देशभक्त थे। जब वे टूट गए, अपाहिज हो गए, तो वे सरकार के लिए सिर्फ एक बोझ बन गए, एक ऐसा बिल जिसे कोई राजनेता या बैंकर चुकाना नहीं चाहता था। और दूसरी तरफ देखिए, जिन कंपनियों ने युद्ध के दौरान करोड़ों डॉलर कमाए, क्या उनका कोई अंग भंग हुआ? क्या वॉल स्ट्रीट के किसी टॉप एग्जीक्यूटिव को रात में खाइयों के बुरे सपने आते थे? नहीं, उनके डिविडेंड्स हर क्वार्टर उनके सुरक्षित अकाउंट्स में पहुंच रहे थे। बटलर ने इसी विषमता पर सबसे गहरी चोट की है। वे कहते हैं कि युद्ध में जिस चीज़ की कीमत सबसे कम लगाई जाती है वह है इंसानी जान। एक मशीन गन की एक फिक्स कीमत होती है, एक तोप के गोले का अपना एक दाम होता है, लेकिन उस गोले के सामने सीना ताने खड़े एक किसान के बेटे की कोई कीमत नहीं है। उसे बस एक कैजुअल्टी नंबर में बदल दिया जाता है, शाम के अखबार में छपने वाला एक आंकड़ा, बस। अब जब हम इस पूरी चर्चा को समेटते हैं तो स्मेडली बटलर का यह मैनिफेस्टो हमारे लिए क्या मायने रखता है? वॉर इज़ अ रैकेट सिर्फ 1930 के दशक का कोई धूल खा रहा इतिहास नहीं है। यह एक वार्निंग बेल है, एक चेतावनी। बटलर ने अपनी पूरी जिंदगी उस सिस्टम का हिस्सा बनकर बिताई। उन्होंने वह सब किया जो उनसे कहा गया। उन्होंने अपनी छाती पर देश के सबसे बड़े मेडल सजाए,
लेकिन अंत में उन्होंने उस भ्रम के पर्दे को फाड़ दिया। उन्होंने दुनिया के सामने खड़े होकर स्वीकार किया कि यह सब एक बहुत बड़ा फरेब है, एक इंस्टीट्यूशनल धोखा है। उन्होंने एक किताब लिखकर अपने ही वर्ग के लोगों से दुश्मनी मोल ली। उन्हें गद्दार कहा गया, उन्हें खामोश करने की कोशिशें हुई, लेकिन एक सिपाही जिसने मौत को इतने करीब से देखा हो वो वॉल स्ट्रीट के सूट पहने लोगों से नहीं डरता। उन्होंने अपना काम कर दिया, उन्होंने अपनी गवाही दे दी। आज भी जब आप न्यूज़ चैनल्स पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तनाव देखते हैं, जब फाइटर जेट्स उड़ान भरते हैं, जब आप राष्ट्रीय सुरक्षा, सभ्यता का बचाव या लोकतंत्र की रक्षा जैसे भारी भरकम शब्द सुनते हैं, तो एक पल के लिए रुकिए, उस शोर को म्यूट कीजिए और बटलर के उस सवाल को याद कीजिए। इस खूनी शोर के पीछे पैसा कौन बना रहा है? यह बहुत आसान है किसी और के बच्चे को हजारों मील दूर मरने के लिए भेज देना, लेकिन जब तक युद्ध का फैसला वे लोग नहीं करते जिन्हें खुद सबसे आगे जाकर सीने पर गोली खानी पड़े, तब तक यह रैकेट यूं ही चलता रहेगा। इंसानियत बिकती रहेगी और मुनाफे के चार्ट्स ऊपर चढ़ते रहेंगे। एक इंसान ने अपनी बंदूक नीचे रखकर सच बोल दिया था। अब यह हमारे ऊपर है कि हम उस सच को सुनकर उस पर पर्दा डालते हैं या उसे खुली आंखों से देखने की हिम्मत जुटाते हैं। इस किताब ने इतिहास के पन्नों पर जो निशान छोड़ा है वह कभी मिटेगा नहीं। इसी विचार के साथ स्मेडली बटलर की इस महान और साहसिक किताब पर हमारी यह लंबी चर्चा यहाँ समाप्त होती है। इसे पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।